Hello aspirants, good morning and welcome to daily news analysis of The Hindu. Today the date is 11th April, so let's get started. And आज इसी सेशन में मैं आपके साथ कुछ टॉपिक्स डिस्कस करूंगा जो न्यूज़ में थे बट हम काफ़ी टाइम से उसको अवॉइड कर रहे थे। वन इज एल नीनो, ओके, उसी के साथ ला नीना भी हो जाएगा और एल नीनो के साथ ही एल नीनो मोडोकी हो जाएगा आज ही, और ला नीना मोडोकी। राइट, इसके अलावा क्वेश्चन आया हुआ है इंडियन ओशन डायपोल पे, तो इसको भी समझेंगे ये क्या होता है। मीडियन जूलियन ऑसिलेशन, इस पर भी पीवाई क्यू आया हुआ है लेकिन 2010 के पहले आया था, ठीक है, एमजीओ पर, बट दोबारा आ सकता है, इसलिए हम इसको भी जान लेंगे। क्लियर, तो ये सारे टॉपिक आपके आज क्लियर हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। जस्ट अ सेकेंड। ऑलराइट, सो फर्स्ट news is with respect to jobs and inflation is key issue in Lok Sabha polls find the survey। अब देखिए, ये जॉब्स एंड इन्फ्लेशन ना सभी के लिए की इशू है। अब चाहे वो मुस्लिम्स हो, दलित्स हो या आदिवासी हो, सभी के लिए ये इक्वली इंपॉर्टेंट इशू है। ओके, तो ये सब इलेक्शन रिलेटेड बातें हैं, आपके एग्जाम के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी इनसे रिस्पेक्ट में आईएलओ की जो रिपोर्ट आई थी उसको हमने बात कर लिया था। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और उससे होने वाला पूरा मॉनेटरी पॉलिसी और हमारी इकोनॉमी पे जो इम्पैक्ट होता है टाइटनिंग से, या अगर आप रेपो रेट कम कर रहे हो, ज्यादा कर रहे हो, वो सब बातें हम समझ चुके हैं पहले से। राइट, तो अनएम्प्लॉयमेंट 27% लोगों के लिए इशू है, प्राइस राइज 23% लोगों के लिए इशू है। बट द फैक्ट इज कि मैं आपको समझा ही चुका हूँ कई बार, क्योंकि आप लोग भी उसी फेज में हो जहाँ आप किसी न किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं। मैंने आपको रेगुलरली बताया है कि गवर्नमेंट के कुछ स्टेप्स ऐसे रहे हैं जिसने जॉब रिक्रूटमेंट को कम किया। उसमें एक मेजर स्टेप था कि हम 1/3 जो रिटायरमेंट्स होंगी उन पोस्ट को फिल नहीं करेंगे, बट उनको रिमूव कर देंगे। ओके, उन्होंने वो पोस्ट ही खत्म कर दी, वो जॉब्स ही खत्म कर दी। ऑलराइट, सेकेंड इज कि इन्होंने अधिकतर जॉब्स जो दी है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर दी है। आप 3 साल 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर आइए जॉब में, उसके बाद बाय बाय टाटा। ओके, अग्निवीर काइंड ऑफ। एंड थर्ड थिंग इज कि इन्होंने मोस्टली जॉब्स जो दी है वो आउटसोर्सिंग करके दी है, यानी कि गवर्नमेंट डायरेक्टली रिक्रूट नहीं कर रही है, वो एक प्राइवेट एजेंसी को दे रही है। ओके, और ये प्राइवेट एजेंसी आपको जॉब्स देंगी, यानी कि आप उसके प्राइवेट एम्प्लॉय बनोगे जबकि आप काम कर रहे हो सरकार के लिए। राइट, तो ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से जॉब का क्राइसिस हुआ है और जानबूझकर किया गया है। नेक्स्ट इसी काफी सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को जानबूझकर प्राइवेटाइज कर दिया गया। अब प्राइवेटाइज में होता ये है कि अगर एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, उसे अगर 100 लोगों में उसका काम हो सकता है तो वो इन्हीं से ओवर टाइम कराएगी, इनसे 12-12 घंटे जॉब कराएगी और अपना काम इट विल से कि हमें एफिशिएंसी मेंटेन करनी है। बट पब्लिक सेक्टर में क्या होता है कि अगर हमें दिख रहा है कि इस वक्त जॉब के क्राइसिस हो रहे हैं, नीचे नीचे जॉबलेस ग्रोथ हो रही है, तो उसमें क्या करती है, जैसा कि इंदिरा गांधी जी के टाइम हमने देखा काफी टाइम पर कि उन्होंने कहा कि आपको 100 एम्प्लॉय की जरूरत है ना, आप 150 हायर कीजिए, क्योंकि उससे फायदा होगा इकोनॉमी को। जो एक्स्ट्रा 50 लोगों के हाथ में इनकम जाएगी, ठीक है, उससे उनके घर में कुछ ना कुछ काम होंगे। राइट, मार्केट में डिमांड क्रिएट होगी प्रोडक्ट्स की, और मार्केट में जब डिमांड क्रिएट होगी तो ये मार्केट की डिमांड फिर अल्टीमेटली इंडस्ट्रीज को ही पूरी करनी है, तो प्राइवेट इंडस्ट्रीज जो होंगी वो अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगी, और प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए उनको वापस से एम्प्लॉयमेंट और लोगों को देना पड़ेगा और वर्कर हायर कर देंगे, तो हमारी इकोनॉमी मूव करती है। तो कई बार पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जब नेहरू जी और इंदिरा जी के टाइम सेटअप किए गए तो उसका मोटिव यही था कि हमें सिर्फ ये नहीं देखना है, हमें सिर्फ एफिशिएंसी को ही गोल नहीं रखना है, हमें जॉब्स क्रिएट करनी है, क्योंकि उससे इकोनॉमी में डिमांड आती है और डिमांड आएगी तभी प्राइवेट सेक्टर ग्रो होगा। राइट, इसलिए हमने मिक्स इकोनॉमी का तरीका चूज किया। बट इस गवर्नमेंट ने ये मान लिया कि हमें यूएस मॉडल की तरफ ही चलना है पूरी तरीके से, बट वो ये भूल गए कि यूएस में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड लेवल ऑफ स्किल्स ये बहुत ज्यादा हाई है। वहां बच्चा अगर जॉब नहीं भी करेगा तो भी वो खुद का बिजनेस खड़ा कर देता है और इजिली कर लेता है। एलॉन मस्क से लेके जुकरबर्ग तक ऐसे कई एग्जांपल्स हैं। बट इंडिया में गवर्नमेंट ने एजुकेशन में इन्वेस्ट नहीं किया, गवर्नमेंट ने स्किल्स में इन्वेस्ट नहीं किया, और डायरेक्टली ये मान लिया कि चलिए आप लोग प्राइवेट सेक्टर में ही जाइए, सब लोग गवर्नमेंट जॉब्स नहीं दे सकती। ओके, बट एटलीस्ट जो जॉब्स थी उनको खत्म करना ठीक नहीं था। मैंने आपको एग्जांपल दिया अबाउट बैंकिंग सेक्टर, 63,000 वैकेंसीज आती थी हर साल, जो कि आज 4,000 से भी कम आ रही हैं। टीचिंग की जॉब्स की बात करें तो सरकारी स्कूलों के हालात क्या हैं वो आप भी जानते हैं। हर दूसरे तीसरे दिन हम लोग पेपर लीक की बातें सुनते हैं, क्योंकि सरकार को जब रिक्रूटमेंट नहीं करना होता है तो जानबूझकर आपके पेपर लीक करवा देती है।
ओके, और ये डेलिबरेटली होता है, ये अथॉरिटी के थ्रू ही होता है ताकि वो मैटर और 6 साल 1 साल दब जाए, बस उस चक्कर में बच्चा किस हद तक पिसता है उसका अंदाजा नहीं होता है इन लोगों को। सेम अग्निवीर के बच्चों के साथ हुआ, अपना एग्जाम क्लियर कर लिया, दे वर जस्ट वेटिंग फॉर देयर ज्वाइनिंग लेटर। ओके, बट सडनली आप अग्निवीर लाते हो और उस एग्जाम का पूरा रिक्रूटमेंट आपने कैंसिल कर दिया। उस बच्चे ने 2 साल फिजिकल मेंटल हर तरीके से मेहनत करके अपने आप को तैयार किया था, क्वालिफाई भी कर गया, बट अल्टीमेटली लास्ट में आपने बंद कर दिया कि ज्वाइनिंग फिर से होगी अंडर अग्निवीर। राइट, तो इसीलिए अगर इस गवर्नमेंट को एज ए यूथ आप वोट दे रहे हैं तो आप अपने खुद के साथ, आप खुद के फ्यूचर को ही खतरे में डाल रहे हैं। ये बात शायद आपको आज समझ में नहीं आएगी, बट कुछ साल बाद समझ में आएगी। ओके, एनीवे, सुप्रीम कोर्ट टू लुक इनटू केजरीवाल प्ली इमीडिएटली। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने इनकी जो एप्लीकेशन थी उसको उसको डिसमिस कर दिया, तो फिर इन लोगों ने अपील की है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ओके, हम लोग इमीडिएटली देखेंगे इसको क्या मैटर है। केजरीवाल पे एलिगेशंस काफी सारे इसलिए लगे हैं, आप ये भी जान लीजिए आप लोग, कि मैं ऐसा नहीं है कि मैं वन साइडेड बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ आप लोग की साइड से बोल रहा हूँ। मैं बीजेपी की साइड या किसी और की साइड से नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ आपकी साइड से बोलता हूँ ताकि आप लोगों में वो अवेयरनेस रहे कि आप लोग ब्लाइंडली ऐसे वोट ना देते जाएं, क्योंकि दिस गवर्नमेंट वर्क्स ऑन सेम प्रिंसिपल दैट हिटलर यूज्ड टू डू, विच इज वन हु कंट्रोल्स द मीडिया कंट्रोल्स द माइंड। तो जब आप लोग 2014 में, आप में से कई लोग होंगे जो 14-15 साल की एज होंगी या उससे भी कम रहे होंगे, ओके, उसी टाइम से बच्चों को मीडिया के थ्रू ये बताया गया मोदी इज द मसीहा, मोदी इज दिस, मोदी इज दैट, मोदी नहीं होंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मोदी नहीं होते तो कोविड में मर जाते लोग, वैक्सीन आती, इस तरह की प्रोपेगेंडा जो चलाया जाता है उससे बच्चों का ब्रेन वॉश होता है। ये अब केजरीवाल जी के बारे में बात करें, पहली बात है कि जिस पन्नू की असैसिनेशन की बात आई थी यूएसए से, ओके, उसी पन्नून ने एक वीडियो जारी करके कहा कि हमने 110 करोड़ से ज्यादा आम आदमी पार्टी को फंडिंग दी है, ठीक है, और ये एक सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है खालिस्तान का। सिमिलरली इनकी पार्टी के जो एक राघव चड्डा है वो इस वक्त आई थिंक लंदन में कहीं पर है, ठीक है, वो कह रहे हैं कि मैं अपनी आंखों का इलाज कराने गया हूं। बट द थिंग इज कि जो एलिगेशन इनकी पार्टी पे लग रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं सेपरेटिस्ट लीडर से ही मिलने गए हैं, जिन सेपरेटिस्ट लीडर्स ने इनको फंडिंग दी थी, और ये वीडियो जारी करके उन्होंने बताया भी है कि हमने इतनी फंडिंग दी है आम आदमी पार्टी को, ओके, खालिस्तानियों ने। ओके, तो उन्हीं से मीटिंग करने राघव चड्डा लंदन गए, इस तरह के एलिगेशंस लग रहे हैं। सिमिलरली एक और है मिस स्वाति मालीवाल, ये पहले दिल्ली विमेन कमीशन की चेयरमैन थी और अब ये आम आदमी पार्टी से राज्यसभा एमपी हैं। ओके, तो ये भी यूएसए में है इस वक्त, और इन्होंने भी कहा है कि मैं अपनी सिस्टर का इलाज कराने आई हूँ, बहन का इलाज कराने आई हूँ। तो इन पर भी ये एलिगेशन है कि ये भी कहीं ना कहीं इन्हीं सेपरेटिस्ट लीडर्स उससे मिलने गए हैं ताकि ये आप इस तरह की चीजें डिस्क्लोज ना करें। ऑलराइट, तो एलिगेशन इन पर भी हैं अच्छे खासे। Okay, और ये अपने आईफोन की लिस्ट नहीं दे रहे हैं अभी तक, और इन पे ये भी एलिगेशन है मिस्टर केजरीवाल पर कि इन्होंने काफी सारा पैसा क्रिप्टो करेंसीज के फॉर्म में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो ये सारी डिटेल सामने ना आए इसलिए अपने आईपैड का, सॉरी आईफोन का, अपने आईफोन का पासवर्ड शेयर नहीं कर रहे हैं। तो एलिगेशन इनकी पार्टी पर भी हैं और बीजेपी पर तो ढेरों हैं। ओके, इलेक्ट्रल बॉन्ड से लेके यूथ को डिस्ट्रॉय करने तक। तो ये आपके ऊपर है कि आप इलेक्शन, आने वाले इलेक्शन में क्या करते हैं। Okay, जो भी करें आप अपने फ्यूचर को सोच के कीजिएगा। इलेक्शन कमीशन क्रैक्स डाउन ऑन एनोनिमस होर्डिंग। अब कई बार क्या होता है कि एक बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आ गया कहीं पे, तो उसके बाद रिस्ट्रिक्शन हो जाती है कि लास्ट के 48 आवर्स में जब अब वोटिंग होने वाली है कुछ जगहों पर, तो आप और प्रमोशन ये सब नहीं कर सकते। तो उसके लिए ये लोग क्या करते हैं, ये सब लगा देते हैं होर्डिंग्स वगैरह नए, और फिर कहते हैं कि हमें नहीं पता किसने लगाया, हमने तो नहीं लगाया। कैंडिडेट कह देता है मैंने नहीं लगवाया, मेरी पार्टी ने भी नहीं लगवाया। तो अब इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पे मैंडेटरी कर दिया है कि ऐसे हर होर्डिंग पर पब्लिशर और प्रिंटर दोनों का नाम क्लियरली मेंशन होना चाहिए। ओके, कि किसने पब्लिश किया, ताकि उस पब्लिशर से पूछा जा सके कि किसने प्रिंट करवाए। बाबा रामदेव ने फिर से अपॉलजी दी है सुप्रीम कोर्ट में, बट सुप्रीम कोर्ट ने फिर से डिक्लाइन कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, आपने जानबूझकर हमारे ऑर्डर के अगेंस्ट गए हैं, आपको पनिशमेंट होगी, आप पे फाइन भी लगेगा। ओके, तो बाबा के भी बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। आगे चलते हैं। पीएमएलए, देखिए पीएमएलए पर मैं चाहता तो था आपके साथ एक बार मेंस 450 प्लस का सेशन करूं दोबारा, बट उसके लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है, और उतनी ज्यादा व्यूअरशिप भी नहीं आ रही है टू बी ऑनेस्ट आपकी तरफ से, तो मेरा उसके अंदर कोई इतना ज्यादा मोटिव आता भी नहीं है फिर कि मैं करूं। लेकिन ऑब्वियसली आप जब मेंस देंगे 2024 का, तो इस टॉपिक को तैयार जरूर कीजिएगा। मैं तो अपनी तरफ से 450 में कराऊंगा ही, बट मे बी 30 अप्रैल के बाद शुरू करूंगा मैं उस सीरीज को। अब देखिए, हम ड्रोन के यूज की बात करते थे, हमने एग्रीकल्चर में ड्रोन यूज की बात की थी, राइट। सिक्योरिटी, डिफेंस, मिलिट्री में हमने ड्रोन का एप्लीकेशन देख लिया। अब इसके बाद ये हेल्थ सेक्टर में देखिए, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। अब सोचिए कि कोई ऑर्गन ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह, अब अगर ये बाय रोड जाता, बाय रोड इसको जाने में 1 घंटे तक का समय लग सकता था, राइट, लेकिन इसने हार्डली 16 मिनट्स में ये ऑर्गन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दिया ड्रोन के थ्रू, राइट। तो ये बहुत अच्छा हुआ है यहाँ पे। ऑन्कोपैथोलॉजिकल टिश्यू, इट वाज ट्रांसपोर्टेड मिड सर्जरी यूजिंग ए ड्रोन। तो ये एक एग्जांपल ऐसे होते हैं जो आपके आंसर को एनरिच करते हैं, आप उनको कोट कर सकते हो।
Initiative of an aerial healthcare delivery system using drone. The initiative aims to utilize drones for transporting oncopathological samples between peripheral and tertiary care hospitals. अब अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में स्मॉल हॉस्पिटल्स हैं और आपको कोई सैंपल भेजना है अपनी बॉडी का, जैसे सपोज कीजिए कि किसी को ब्रेन में ट्यूमर हुआ है, ठीक है, आप उसको कट करके उसको सैंपल भेजना है कहीं पे बड़े हॉस्पिटल में, तो ड्रोन के थ्रू आप जल्दी भेज सकते हो, राइट। तो ये एक एप्लीकेशन है ड्रोन की जो हम हेल्थ केयर सेक्टर में यूज कर सकते हैं। इन्होंने 37 किलोमीटर का रास्ता सिर्फ 16 मिनट्स में कवर कर लिया। टिश्यू सैंपल ट्रांसपोर्टेड मिड सर्जरी फ्रॉम ए पेरिफेरल हॉस्पिटल टू एडवांस पैथोलॉजिकल टेस्टिंग एट टर्शरी सेटिंग फॉर डिसाइडिंग इफ द रिसेक्टेड इशू इज कैंसरस और ओके। तो क्योंकि जब रिपोर्ट जल्दी आ जाएगी तो ऑब्वियसली बात है कि ट्रीटमेंट जल्दी और बेटर तरीके से शुरू किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बस एक एप्लीकेशन है जो आप कोड कर सकते हो एग्जाम में। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? टू असेस द फिजिबिलिटी ऑफ ट्रांसफरिंग मटेरियल सच एज फ्रोजन सेक्शन सैंपल फ्रॉम remote locations to peripheral hospitals using aerial means. This endeavor is expected to enhance the healthcare system by enabling surgeons to perform procedures requiring such investigation in rural areas, etc. राइट। देन सेंटर ने एक सर्कुलर इशू किया था जिसमें उसने कहा था कि 23 ब्रीड्स ऑफ दीज डेंजरस डॉग्स इनको बैन किया जाता है। बट एक महाशय पहुंच गए कर्नाटक हाईकोर्ट में एप्लीकेशन लगाने और हाईकोर्ट ने इसको फैच कर दिया कि ऐसा कोई ऑर्डर सेंटर नहीं दे सकता, उसके पास ऐसा कोई राइट नहीं है अंडर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट। बट द थिंग इज कि पूरे देश भर से कई इंसिडेंट देखे गए हैं जहां पर डॉग्स अटैक बढ़ते जा रहे हैं। ओके, और इसी तरह का एक और हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था, जब सारे डॉग्स को ऑर्डर किया था कोर्ट ने म्यूनसिपैलिटी को कि इनको सबको बंद कीजिए, तो एक महाशय पहुंच गए थे कोर्ट में, उन्होंने सारे डॉग्स को फ्री करा दिया था। ओके, बट द थिंग इज कि ये जो वीआईपीस होते हैं इनको फर्क पड़ता नहीं है, बट आमतौर पर तो दिक्कत होती है ना। Alright, let's see. The High Court of Karnataka on Wednesday quashed the circular issued by Center on March 12 banning 23 breeds of ferocious and dangerous dogs. The court said that central government could not have imposed a blanket ban on dog breeds through a circular in absence of any such available under provision of Prevention of Cruelty to Animals Act 1960 and Animal Birth Control Rules. Okay, तो ये उसको अथॉरिटी नहीं थी। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। ये कच्चा थीवू से ही रिलेटेड है, अभी तक हमने इसके बारे में सब कुछ जान लिया है, राइट। पाक बे है हमारा, ये मैप में आज नहीं दिखा रहा हूँ बट पहले हम देख चुके हैं, दोबारा भी देख लेंगे कभी। ठीक है, तो जो मैरीटाइम बॉर्डर है उसके अंडर लाई करता है, यानी ये श्रीलंका की ही मैरीटाइम बॉर्डर के अंदर लाई करता है, ये बात तो फैक्ट है। 74 में हमने एग्रीमेंट किया और 76 में हमने इनके साथ एग्रीमेंट किया। 74 में तो हमने फिर भी फिशिंग राइट रखने की कोशिश की थी, बट 76 एग्रीमेंट में हमने फिशिंग राइट भी बंद कर दिए कि नहीं, इसके आसपास फिशिंग कर ही नहीं सकते। तमिल की जो फिशरमैन है श्रीलंका के, उनका मेन कंसर्न ये है कि जो इंडियंस आते हैं ना वो यहाँ पे आते हैं ट्रॉलर्स लेके, और ट्रॉलर्स क्या करता है, ये पूरा सी बेड तक जाता है नीचे नीचे। ओके, और ये इसमें फिर कोरल्स हो, फिश के एग्स हो, या फिर टॉर्टाइज टर्टल टाइप की चीजें, वो सबको अपने साथ ले जाता है, पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर जाता है। ओके, नो सी, हमने ट्रॉलिंग को इंट्रोड्यूस किया क्यों था? क्योंकि 60s एंड 70s में इंडिया को दिक्कत हो रही थी फाइनेंशियल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की, राइट। तो गवर्नमेंट, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने इंसेंटिवाइज किया ऐसे वेंचर्स को जिससे हम फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर सकें। तो प्रॉन्स जो होते हैं उनकी काफी डिमांड थी जापान में और यूरोपियन कंट्रीज में, तो बॉटम ट्रॉलर्स को इंट्रोड्यूस किया गया पाक बे में। फिशरमैन को दिए गए कि जाओ कैच करो, जितना कैच कर सकते हो उतना कैच करो, हमें एक्सपोर्ट बढ़ाने हैं मैराइन प्रोडक्ट्स के। अब हुआ क्या कि ये जो यूज ऑफ बॉटम ट्रॉलर्स थे, इट डिड इनकैलकुलेबल हार्म टू सी बैड। ओके, अब इन्हें सी बैड पे सब कुछ ही डिस्ट्रॉय कर दिया। अब अगर आप फिश के एग से डिस्ट्रॉय कर दोगे तो फिश कहाँ से फिर रह पाएंगी, राइट। देन इंडियन फिशरमैन हैव टू एंटर श्रीलंकन वाटर। अब जब अपने इधर का पूरा हमने डिप्लीट कर दिया रिसोर्सेज, तो फिर हम कहाँ पे पहुंच गए? श्रीलंका के वाटर्स में फिशिंग करने। अब उस टाइम वहां पर चल रही थी सिविल वॉर, लिट्टे वाली, ठीक है, तो वहां के फिशरमैन ज्यादा आते नहीं थे फिशिंग करने, तो हमने उनके पानी में जाकर फिशिंग करना शुरू कर दी। श्रीलंकन फिशरमैन बिगेन टू कंप्लेन दैट इंडियन ट्रॉलर्स वुड ऑल्सो डिस्ट्रॉय देयर सी बैड एंड बॉटम ट्रॉलर्स आर बैंड इन श्रीलंका। अब द थिंग इज कि इंडियंस अभी भी बॉटम ट्रॉलर यूज कर रहे हैं, बट श्रीलंका में ये बैन है। तो वहां के बेचारे आते हैं छोटी छोटी नेट लेके और ये जाते हैं ट्रॉलर्स लेके, तो ये पूरा फिश वहां का कैच कर लेते हैं और श्रीलंकन जो फिशरमैन है उनको प्रॉब्लम होती है। Okay, so the agreement, however, provided for continued use of Sri Lankan waters around the island for purpose of fishing, but this right was also given up under 76 agreement. 74 में तो हमने कोशिश की थी कि हम फिशिंग राइट्स रखें, बट 76 में हमने ये भी दे दिए।
ओके, बट ऐसा नहीं है कि हमने इसे दिया है, इसके बदले में हमें वेज वाला जो एरिया है, ठीक है, वेज बैंक कहते हैं जिसको, कन्याकुमारी के पास, इसके राइट हमें मिल गए थे। श्रीलंका ने इस डिस्प्यूट को छोड़ दिया था, और इसमें काफी सारे पेट्रो रिजर्व्स माने जाते हैं जो कि हम लोगों को एक्सेस करा है, और हमने अभी ऑप्शन के लिए दे भी दिए हैं। नाउ इफ द श्रीलंकन गवर्नमेंट वर टू फाइल ए केस इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो इससे इंडिया की इमेज को धक्का पहुंचेगा, ठीक है। अब वैसे भी हमारे रिलेशन नेबरहुड में कुछ ज्यादा अच्छे नहीं चल रहे हैं। एक बांग्लादेश के अलावा हमारे लगभग सभी नेबर्स के साथ रिलेशन थोड़े डाउन ही जा रहे हैं। प्रॉब्लम्स इंडियन फिशरमैन फेस आर रिजल्ट ऑफ इंडियन फिशरमैन वेंचरिंग डीप इनटू श्रीलंकन वाटर। कचा थी वो आइलैंड, या ये प्रॉब्लम नहीं है फिशरमैन की, जैसा कि मोदी जी ने कहा, प्रॉब्लम है कि हमारे फिशरमैन श्रीलंका के वाटर्स में जाके फिशिंग कर रहे हैं, ओके, और बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं बॉटम ट्रॉलर्स का, जो वहां के पूरे मराइन रिसोर्सेज को दिक्कत दे रहा है, जबकि ये ट्रॉलर श्रीलंका में बैन है। तो इंडिया में भी इनको बैन करने की जरूरत है। अब यहाँ से सिर्फ आप दो सजेशन ले लीजिए, अच्छे दिए हैं इन्होंने कि हम क्या कर सकते हैं। फर्स्ट इज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड बैन ऑल फिशिंग इक्विपमेंट विच आर बैंड इन श्रीलंका, यानी कि ट्रॉलर्स। अगर श्रीलंका में बैन है ट्रॉलर्स, तो हम भी बैन कर देते हैं, ताकि आप नॉर्मल फिशिंग कीजिए। एंड दिस विल एंश्योर दैट फिशरमैन कैन इक्विटेबली एंजॉय द रिच मैराइन वेल्थ। There can be a formula for this. First, Sri Lankan fishermen can fish in the Park Bay for 3 days, and उसके बाकी अगले 3 दिन इंडियन फिशरमैन फिश कर सकते हैं, एक दिन हॉलीडे रख लो। और एक या सेकंड ऑप्शन और ज्यादा बेटर है, दैट एनकरेज द तमिल फिशरमैन ऑफ बोथ कंट्रीज, ठीक है। उधर भी जो रह रहे हैं ना श्रीलंका में, वो तमिल एथनिसिटी के ही लोग हैं, इन्हीं के भाई बंधु हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया था मुथैया मुरलीधरन, उसने शादी मिस चेन्नई से की है, और एक तो इन सबके एथनिक रिलेशंस हैं वहां पर। वो भी तमिल फिशरमैन ही है, ये भी तमिल फिशरमैन ही है बाय एथनिसिटी, ठीक है। बस ये इंडिया में रह रहे हैं, वो श्रीलंका में रह रहे हैं, इतना ही फर्क है। सो हम एक चीज एनकरेज कर सकते हैं इन दोनों साइड के तमिल फिशरमैन को, कि आप लोग मिलिए, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाइए, एंड वेंचर इनटू डीप सी फिशिंग। यानी कि पाक बे में लिमिट मत रखिए, इतनी बड़ी ओशन पड़ी है ना आपके आगे, जैसे हम ब्लू वाटर फिशिंग कहते हैं, ओपन ओशन में जाइए, वहां फिशिंग कीजिए। ओके, द ट्रॉलर्स कैन बी मॉडिफाइड इनटू वेसल्स दैट कैन असिस्ट द मदरशिप। बड़ी बड़ी शिप्स लीजिए और अपने ट्रॉलर्स को भी साथ में जाइए, वहां जाके फिशिंग कीजिए डीप डीप सी में, एक दूसरे के टेरिटोरियल वाटर में, पाक बे में मत कीजिए। सच जॉइंट वेंचर विल आल्सो हेल्प रिपेयर डैमेज इंडियन फिशरमैन हैव कॉज्ड टू द लाइवलीहुड ऑफ देयर तमिल काउंटर पार्ट। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है। ये दो पॉइंट, खासकर सेकंड वाला पॉइंट अगर आप अपने आंसर में लिखते हो, दैट विल शो योर लेवल ऑफ मैच्योरिटी। इलेक्ट्रल बॉन्ड से ही रिलेटेड है। अब देखिए, आप इलेक्ट्रल बॉन्ड में कितनी धांधलियां अब तक आ चुकी हैं। एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन की गई है, जिसमें द हिंदू भी पार्ट था, उसने ये देखा कि एटलीस्ट 33 कंपनीज हैव एग्रीगेट लॉसेस ऑफ ओवर 1 लाख करोड़ फ्रॉम 2016 टू 22, हैड डोनेटेड क्लोज टू 582 करोड़, ऑफ विच 75 वेंट टू द रूलिंग बीजेपी। अब देखिए कि ये 33 कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने कहा है कि हमें ओवरऑल पिछले 6-7 साल में लॉस हुआ है 1 लाख करोड़ रुपीज का। अगर आपको 1 लाख करोड़ रुपीज का लॉस हुआ है बिजनेस में, तो फिर आपने 582 करोड़ कैसे डोनेट कर दिए, जिस 582 करोड़ का 75% तो अकेले बीजेपी को गया है। ओके, सो दैट शोर, जो मैं आपको बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूं कि अब तक ये बढ़ के 16 लाख करोड़ हो चुका है जो लोन माफ किया गया है। ओके, और इसमें अगर हम वो राइट ऑफ लोन भी जोड़ देना जो पहले राइट ऑफ किया गया, तो वो 25 लाख करोड़ का था। इतना लोन बैंकों से आप माफ करा लेते हो, और आप कैसे कराते हो? पीछे से इलेक्ट्रल बॉन्ड दे देते हो सेंटर को, कि आपके सरकारी बैंकों के ही लोन है, हम लोग का माफ करवा दीजिए, हम आपको इसका इतना परसेंट दे देंगे। ओके, और यही हो रहा है, और इसका पूरा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है आम इंसान को। आज एटीएम हार्डली कोई यूज करता है, लेकिन फिर भी एटीएम चार्जेस काटे जाते हैं। मैं आपको अगर बिजनेस का एग्जांपल दूं, जो रियल लाइफ स्मॉल एमएसएमई ने कंप्लेंट्स की हैं, उन्होंने कहा है कि हमारे लोन का जो सेशन शुरू होता था 1 अप्रैल से, जब हम लोगों ने क्लोजिंग की एप्लीकेशन दी कि अब हमें इस साल रिन्यू नहीं कराना है, तो इन्होंने फरवरी में ही हमारे लोन का एडवांस काट लिया 25,000। इस तरह की चीजें हो रही हैं। अब इसमें ये होता है कि बैंक को जब ज्यादा लॉस होता है, तो वो ये करता है कि आपके जो सेविंग अकाउंट्स वगैरह होते हैं, आपके आपके सेविंग अकाउंट्स पे आपके सेविंग अकाउंट्स पे जो इंटरेस्ट मिलता है उसको कम कर देता है, और फिर आप जब लोन लेने जाओगे ना, तब उस पे वो इंटरेस्ट थोड़ा हाई रखता है, क्योंकि उसको अपने लॉसेस रिकवर करने हैं। बट ये बात आम आदमी को नहीं समझ में आ रही, क्योंकि मीडिया का काम था ये समझाना, बट मीडिया ने समझाना बंद कर दिया है। वो तो डिफेंड करने आ जाता है कि ये बिजनेस अगर बंद हो जाते तो एम्प्लॉयमेंट चला जाता लोगों का, इसलिए सरकार को बेल आउट करना पड़ता है लोन राइट ऑफ करके। बट सच बात ये है कि अगर आप सच में लॉस में जा रही है कंपनी जेन्युइनली, तो फिर ये इतने इतने इतनी इलेक्ट्रल फंडिंग देने का क्या सेंस बनता है, क्योंकि आप अपना लोन माफ कराने के लिए दे रहे थे, राइट।
Loss making companies were donating substantial sums, profit making firms were making donation exceeding their aggregate profit. हमने देखा था एक कंपनी 2 करोड़ का प्रॉफिट था और 180 करोड़ डोनेशन देके बैठी थी पॉलिटिकल. Some donor firms were not reporting data on net profit and direct taxes. कुछ डोनर फर्म तो ऐसे हैं इंक्लूडिंग अडानी ग्रुप जिन्होंने जो इतना पैसा कमा रहे हैं बट उन्होंने टैक्स पे ही नहीं किया है कभी कि कोई प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है, सिर्फ सस्टेन कर रहे हैं हम तो प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है. ओके, सम न्यूली इनकॉर्पोरेटेड फर्म्स वर मेकिंग डोनेशन बिफोर स्टिपुलेटेड 3 ईयर पीरियड. अभी आपको 3 साल हुए ही नहीं आपकी कंपनी को पर आप डोनेशन शुरू कर दिया आपने. राइट, तो ये बहुत बड़े स्कैंडल्स हैं यार, आप इनको समझो प्लीज. अगर अब भी आप ब्लाइंडली वोट कर आए ना तो बहुत बेकार जाएगा अगले 5 साल आपके. Were donor firms that made significant profits but did not pay net direct taxes in aggregate for significantly long period, including Adani Group. प्रॉफिट्स तो बहुत कमा रहे हैं लेकिन टैक्स पे नहीं कर रहे हैं. ओके, अब ये ऐसी बात यहाँ पे कर रहे हैं जो कि प्रैक्टिकली होने नहीं वाली कभी. While court must be lauded for ending this opaque scheme with serious issue, the fact that the large amount were donated from dubious sources before every election is an indictment of nature of campaign financing in place during this period. ओके, सो ये चाहते हैं कि पार्लियामेंट एंड द रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस लाइक आरबीआई वगैरह दे मस्ट कंडक्ट ए थॉरो इन्वेस्टिगेशन इनटू द नेचर ऑफ डोनेशंस एंड वेदर द डोनर एंड रेसिपिएंट ब्रोक द लॉज. कौन करेगा इन्वेस्टिगेशन? एंड ये भी ऑब्वियस है कि सरकार इन्हीं की रिपीट होने वाली दोबारा, तो कौन करने वाला है इन्वेस्टिगेशन? ओके, वन हेल्थ अप्रोच. ना वन हेल्थ अप्रोच की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि पूरे इकोसिस्टम हमारी पूरी बायोडाइवर्सिटी की हेल्थ होनी चाहिए मेंटेन. ठीक है, सिर्फ ह्यूमन हेल्थ पर फोकस ना रहे, एनिमल की हेल्थ कैसी है उस पर भी फोकस करें, हम हमारे पॉलिनेटर्स वगैरह की हेल्थ पर भी फोकस करें और हमारे प्लांट्स की भी हेल्थ करें. यानी कि हम अपने पूरे के पूरे बायोस्फीयर की हेल्थ को मॉनिटर करें, वो ज्यादा जरूरी है. राइट. तो इसी के लिए गवर्नमेंट ने एक इंस्टीट्यूट बनाया हुआ है, तो उसी पे ये आर्टिकल आया है. देयर इज इंटरडिपेंडेंस बिटवीन ह्यूमंस, एनिमल्स एंड एनवायरनमेंट एंड हैज मेड इंक्रीजिंगली एविडेंट विद द इमर्जेंस ऑफ पैंडेमिक्स लाइक कोविड-19. ओके, क्योंकि कहाँ से आया? बैट से आया. ठीक है, तो अगर एनिमल्स आज जो भी ह्यूमंस में बड़ी बड़ी बीमारियां आ रही है ना, वो आ इसीलिए रही हैं बिकॉज दे ऑल आर जूनोटिक डिजीज. ओके, एनिमल्स के थ्रू ही आ रही है, तो इसलिए हमें पूरा का पूरा इकोसिस्टम ही हेल्थ को मॉनिटर करने की जरूरत है. Now, in July 2022, Prime Minister का एक काउंसिल है दैट इज कॉल्ड एज प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल. ये ऐसे काउंसिल्स पे ना शॉर्ट नोट जरूर याद रखा कीजिए. मैं ऐसे शॉर्ट नोट आपको टेलीग्राम पे देता रहता हूँ क्योंकि इस तरह का आता रहता है. राइट. नाउ पीएम स्टैग एंडोर्स द सेटिंग अप ऑफ नेशंस वन हेल्थ मिशन. इन्होंने 22 में कहा था और इसमें सारी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स ने पार्टिसिपेट किया. बायोटेक्नोलॉजी, सीएसआईआर, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, आयुष, हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, इवन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भी. ओके, और अब बनाया गया है एक नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ. ओके, सो दिस इज वन स्टेप जो आपके आंसर्स में आपको दिखना चाहिए मेंस में. ओके, गोल क्या है इसका? द गोल ऑफ नेशन वन हेल्थ मिशन आर टू डेवलप स्ट्रेटेजीज फॉर इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस, जॉइंट आउटब्रेक रिस्पॉन्सेज, coordinated research and development, and ensure seamless information sharing for better control and of routine disease. अब देखिए इंसानों में जब जो डिजीज आते हैं कोविड-19 टाइप के तो काफी मशीनरी मोबिलाइज की जाती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सब कुछ किया जाता है. लेकिन जब एनिमल के डिजीज आते हैं जैसे लंपी डिसीज आया था कैटल्स में, ठीक है, फुट एंड माउथ डिजीज टाइप की चीजें आती हैं, तो इनमें इनसे एक तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है एनिमल्स की और इनका ट्रेड रिस्ट्रिक्ट हो जाता है ताकि ये दूसरे देशों में ना फैले. ओके, तो ये पूरी के पूरी तरीके से आपकी जो लाइवलीहुड है उसको डिस्टर्ब कर देते हैं. ठीक, इन सब में मैं आपको शॉर्ट नोट दूंगा. फुट एंड माउथ डिजीज, लंपी स्किन डिजीज एंड कैनाइन डिस्टेम्पर डिजीज पहले भी दिया है बट कुछ बच्चे अगर नए होंगे तो मैं दे दूंगा. टेलीग्राम ग्रुप पे एक्टिव रहिए, मैं उस पर काफी कुछ चीज शेयर करता रहता हूँ जो वीडियो में करवाना पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि एक हद से ज्यादा अगर आप न्यूज़पेपर को एक्सटेंड करोगे तो फिर वो बच्चों के लिए बोरिंग हो जाता है. राइट. Okay, so only a coordinated approach will ensure that we are better prepared for such disease as well as those that can cause the next pandemic such as avian influenza and Nipah virus. Okay, तो हमें इस रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ाने की जरूरत है एंड एंश्योर दैट वी आर बेटर प्रिपेयर्ड फॉर इमर्जिंग डिजीज थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन्स, थेराप्यूटिक्स, डायग्नोस्टिक्स एटसेट्रा. इसके लिए हम लोग नेटवर्क ऑफ लेबोरेटरीज तैयार करेंगे अंडर द मिशन ए नेशनल नेटवर्क ऑफ हाई रिस्क पैथोजेंस, जिसको हम बायोसेफ्टी लेवल 3 एंड 4 की कैटेगरी में रखते हैं. ये बायोसेफ्टी लेवल मैंने आपको पहले एक बार करवाए थे.
और ऐसी लेबोरेटरीज बनाई जाएंगी एंड दे विल बी मैनेज बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट्स टुगेदर विल सर्व टू एड्रेस द डिजीज आउटब्रेक एंड रिस्पॉन्स बेटर रिगार्डलेस ऑफ human, animal, and environmental sector. There will be a better resource utilization of expensive but much needed infrastructure. Now see, ये सब जो न्यूज़पेपर में आता है ना, इन पॉइंट से आप फैमिलियर हो जाइए, याद रख सकते हो, याद रखो। बाकी ये सब चीजें मैं आपके साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग और मेंस 450 प्लस में जब कंसोलिडेट करके करूंगा, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली वहां पे हमें आंसर लिखना किस तरीके से। ओके, ये दोनों इनिशिएटिव अभी रोके गए हैं सिर्फ क्योंकि आपका प्रीलिम्स नजदीक है। बट आप इन सब चीजों से फैमिलियर रहिए, हम इन सब चीजों को बहुत तेजी से कवर करेंगे आफ्टर 30 अप्रैल, जो कि ऑब्वियसली आप लोग एग्जाम के बाद देखेंगे, अभी नहीं। ओके, बट आपको कंटेंट रेडी मिलेगा एप्लीकेशन पे। राइट, जस्ट अ सेकंड यार। Sorry. Under the mission, the efforts are being made to apply artificial intelligence and machine learning and disease modeling and address these issues, coordinate capacity building in epidemiological across sector. Emerging approaches such as genomic surveillance from wastewater promises during COVID pandemic. अब ये जो वेस्ट वाटर होता है ना, इसका जब हम लोग एनालिसिस करते हैं ना, तो कई बार हमें बेटर पता चल जाता है कौन से पैथोजन, कौन से वायरसेस इंसानों में इस वक्त घूम रहे हैं। क्योंकि ऑब्वियसली ये घर में सब लोग यूज करते हैं, हैंड वॉश कर रहे हो, नहा रहे हो, तो वेस्ट वाटर जब निकल के जाता है ना, तो कई बार उसमें ये इस तरह के वायरसेस, बैक्टीरिया ये आ जाते हैं। तो वेस्ट वाटर को जब हम लोग एनालाइज करते हैं, उनका जीनोमिक सर्विलेंस करते हैं, तो हमें बेटर पिक्चर मिलती है कि ह्यूमन में क्या चल रहा है इस वक्त। वन हेल्थ इज ए ग्लोबल टॉपिक। Building better surveillance capacity, analytical capacity, setting up an international network of One Health Institute. One Health is not just limited to disease. It concerns wider aspects such as antimicrobial resistance, food safety, plant disease, impact of climate change on all of these. Okay, so it was a good article. अच्छा था। चलिए आगे चलते हैं, ये तो इलेक्शन से रिलेटेड है, तो इसको यहीं रोकते हैं। फिफ्टी 55% लोगों का मानना है कि करप्शन बढ़ा है पिछले 5 साल में। थोड़ा नहीं बढ़ा है, बहुत ज्यादा बढ़ा है, लीगल फॉर्म में बढ़ा है बल्कि। पॉलिटिकल न्यूज ज्यादा है, इनको छोड़ते हैं। आईआईएम अहमदाबाद, ठीक है, ये वर्ल्ड के टॉप 25 में आया है इन क्यूएस रेटिंग। अब देखिए, ये ऐसे टॉपिक है जिनमें आपको कोई लंबे चौड़े पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना प्रीलिम्स में आएगा ना मेंस में आएगा। द थिंग इज कि आपको बस अपने मेंस के लिए एक फॉर्डर मटेरियल रेडी होना चाहिए कि आईआईएम अहमदाबाद अमंग टॉप 25 आता है फॉर मैनेजमेंट स्टडीज। एंड जेएनयू, जिसे लोग एंटी नेशनल कहते फिरते हैं, छपरा छपरी एंड निब्बा निब्बी लोग, ओके, सड़क छाप, जेएनयू हैज बीन रैंक्ड एट इंडिया टॉप यूनिवर्सिटी। ऑलराइट, वो सिर्फ मीडिया ने ऐसा परसेप्शन बना दिया कि जेएनयू में सब गद्दार निकलते हैं और इस तरह की बातें, बट नहीं। अब देखिए, आफ्टर क्रूड ऑयल सैंक्शन लगे वगैरह ये सब, उसके बाद अब रशिया से आने वाले डायमंड्स पे भी प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम क्यों आ रही है? ऑयल तो देखिए हम इंपोर्ट करते रहे, हमने परवाह नहीं की आपके सैंक्शंस की, बट ऑयल में इसमें डायमंड्स में क्या दिक्कत आ रही है वो समझते हैं। देखिए, पहले इन्होंने डायमंड पे बैन लगाया था, बट जो फर्स्ट बैन था ना इनका, यूरोप का, वो था ऑन इंपोर्टिंग रशियन डायमंड्स इनटू यूरोप एंड यूनाइटेड स्टेट्स। यानी ये कंट्रीज, यूरोप की कंट्रीज एंड यूएसए, ये रशिया से डायमंड इंपोर्ट नहीं कर सकते थे, ठीक है, तो इंडिया को कोई फर्क पड़ा नहीं। ओके, बट अब इसका जो सेकंड फेज ये लोग लेके आ रहे हैं, सेकंड फेज में क्या है, ये मार्च 24 से लागू हुआ है। यहां पर ये एक्सटेंड करेंगे इस बैन को कि रशियन डायमंड अगर थर्ड कंट्री में पॉलिश हो रहे हैं तो उस पर भी बैन लगाएंगे। अब सबसे ज्यादा डायमंड, ऑलमोस्ट वर्ल्ड के सारे डायमंड इंडिया में आके पॉलिश होते हैं, राइट। अब अगर आप इस पे बैन लगा रहे हो कि अगर किसी थर्ड कंट्री में पॉलिशिंग हुई है तो ऐसे डायमंड भी हमारे यहाँ नहीं आएंगे। हम वर्ल्ड का 95% डायमंड को प्रोसेसिंग करते हैं, ठीक है? तो इंडिया के एक्सपोर्ट पे इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर ये बेल्जियम की फॉरेन सेक्रेटरी से कल हमारे फॉरेन मिनिस्टर मिले थे, इन्होंने यही कंसर्न रेज किया है कि आप इस तरह की चीजें मत कीजिए, क्योंकि फर्स्ट वाला जो था उससे हमें फर्क नहीं पड़ा, बट ये जो सेकंड वाला फेज आएगा इससे हमें फर्क पड़ेगा, क्योंकि हम वो थर्ड कंट्री हैं जो रशियन डायमंड को पॉलिश कर रही है, राइट। तो ये हमारे एक्सपोर्ट्स पे दिक्कत देगा। इफ there's a theory of AI, computer science is unlikely to provide it. Now see, पूरा आर्टिकल हमारे काम का नहीं एग्जाम का, बट हमारे काम का है एक टर्म जो कि यहाँ पे मिला हमें, दैट इज द सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी क्या होता है? इस तरह के क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में मिलते हैं। अब इस टर्म को समझिए। The day is not far when artificial intelligence will be able to think like humans and interact at least through languages in a way that is indistinguishable from real humans. ओके, इसी प्रोसेस को कहा जाता है सिंगुलैरिटी, यानी कि डिस्टिंग्विश करना बहुत मुश्किल हो जाएगा
कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कि ये ह्यूमन है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थॉट है या ह्यूमन के थॉट है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वॉइस है या ह्यूमन की वॉइस है। ओके, उसी को हम लोग कहते हैं सिंगुलैरिटी। With the recent success of large language model like ChatGPT, which are capable of interpreting languages, use and composing sentences, okay? इसमें ChatGPT में आप बस बता दीजिए कि आपको कोई स्टोरी लिखनी है, तो उसमें कैरेक्टर है, उसका नाम एक्स वाई जेड ऐसे ऐसे कैरेक्टर होंगे, एक पुलिस वाला होगा, एक कपल होगा, इस तरह की चीजें, और वो आपको खुद से पूरी स्टोरी बना के दे देगा। ओके, ये ChatGPT का जादू है। राइट, तो ये वर्ड द सिंगुलैरिटी जो है इसको याद रखिएगा। बाकी ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल और ये सब क्या है, इस पे हम ऑलरेडी मेंस 450 प्लस में सेशन कर चुके हैं। सफिशिएंट मटेरियल है आपके पास कि आप मेंस में आंसर लिख लोगे। चलिए आगे चलते हैं। अब अभी मार्च निकला है जस्ट, एंड इट इज द हॉटेस्ट मार्च इन हिस्ट्री। ओके, लास्ट ईयर का डेटा तो अब तक याद हो ही गया होगा, हमने इतनी बार यूज किया। राइट, 84 डेज क्या रहा है, 84 डेज 1.5 डिग्री रहा है टेम्परेचर, ठीक है, 1 डिग्री ज्यादा रहा है। 4 डेज ऐसे भी थे जब 2 डिग्री को भी ब्रीच कर दिया था टेम्परेचर ने, और 23 इज सो फार दी हॉटेस्ट ईयर एवर। राइट, चलिए तो आज इसके साथ हम ये एल नीनो वगैरह ये सारी चीजें समझ लेते हैं। अब जरा थोड़ा पेशेंस रख के और ध्यान से समझ लो चीजें, बिकॉज ये टॉपिक ऐसे हैं जो बेवजह शायद बच्चों को कॉम्प्लिकेट किए जाते हैं, एंड बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट किए जाते हैं छोटे छोटे टॉपिक को आधे आधे घंटे का वीडियो बना के, कि उतनी देर ना तो बच्चा अटेंशन दे पाता है, और उसके बाद वो कंफ्यूज होता है, सो अलग। देखिए पहले मैं आपको पीवाई क्यू दिखा देता हूँ। दिस वाज ए क्वेश्चन ऑन इंडियन ओशन डायपोल, ठीक है, मैं आपको भी सॉल्व भी करवा दूंगा, एक बार टॉपिक समझा देता हूँ, बहुत ईजी था। ये सब जबरदस्ती आपको इन पे आधे आधे घंटे की वीडियो बना के आपको कंफ्यूज किया जाता है, ठीक है। सिमिलरली ला नीना पे क्वेश्चन आया था, क्योंकि फ्लड आए थे इसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया में, तो यहाँ पे पूछा था हाउ ला नीना इज डिफरेंट फ्रॉम एल नीनो। राइट, ये सब मैं अभी आपको समझा दूंगा 5 मिनट में। और एक और चीज देखिए यहाँ पे, ओशियन मीन टेम्परेचर। ओशन मीन टेम्परेचर, अब ये ऐसी चीज है जो आपको ट्रेडिशनल बुक्स में नहीं मिलती है, ये न्यूज़पेपर में आया हुआ था और वहीं से यूपीएससी ने क्वेश्चन उठा लिया। तो ऐसा ही एक टर्म और आया है एल को लेकर न्यूज़पेपर में, जो कि आर्टिकल के बीच में था, इन बिटवीन द लाइंस, और हम उसको वहां से सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले एल का फेनोमेना समझ लें, पर एल समझने से पहले हमें ला नीना को देखना चाहिए। ला नीना इज नथिंग बट जो नॉर्मल कंडीशंस होती है ना, जब हम कहते हैं नॉर्मल ईयर इस साल, तो उसी कंडीशन का स्ट्रेंथन हो जाना लानिना कहलाता है। ओके, सो अगर लानिना को डिफाइन करना हो आपको, तो आप बस इतना याद रखिए कि स्ट्रेंथनिंग ऑफ नॉर्मल कंडीशंस। अभी नॉर्मल कंडीशंस क्या होती हैं, सी, नॉर्मल कंडीशंस ये होती हैं कि आपकी इधर ये ट्रेड विंड्स वगैरह फ्लो होती रहती है, ठीक। तो होता ये है कि यहाँ पे जो वार्म वाटर होता है उसको ये ले आती है इधर, ये है आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इसको ऑस्ट्रेलिया समझिए। इस रीजन को हम लोग कहते हैं वेस्टर्न पैसिफिक पूल, ठीक है, और इस वाले को कहेंगे हम ईस्टर्न पैसिफिक पूल। तो यहां से जो वार्म वाटर रहेगा, ठीक है, जो गर्म पानी रहेगा, उसको ये जो ट्रेड विंड्स जो वेस्ट की तरफ फ्लो हो रही है, ट्रेड विंड्स ब्लोइंग वेस्टवर्ड्स, ये अपने साथ इधर ले आती हैं इस पानी को, ठीक है, यहाँ आके यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है गर्म पानी ऑस्ट्रेलियाई कोस्ट पे। अब पानी गर्म है तो ऑब्वियस सी बात है कि लाइट हो जाएगा, वार्म वाटर लाइट होता है, मैंने हमेशा कहा है लाइट वाटर जब होगा तो ये ऊपर राइज करना शुरू होगा, ठीक है, वेपर्स निकल के ऊपर जाके राइज करेंगे, ऊपर जाके क्लाउड बनाएंगे, और फिर ऑस्ट्रेलिया में अच्छी बारिश होगी। राइट, ये है आपका नॉर्मल ईयर में। क्लियर? अब और सो हाँ, ये जब यहाँ पे बारिश हो गई अच्छी, तो यहाँ पे लोग खुश हो गए, और जब यहाँ से वार्म वाटर निकल गया ना, तो नीचे से जो कोल्ड वाटर होता है वो ऊपर राइज करता है, ठीक है, इसको कहते हैं हम अपवेलिंग। ये अपवेलिंग होती है, नीचे से कोल्ड वाटर ऊपर की तरफ राइज करता है, और ऊपर से भी कोल्ड वाटर आता है ना, और ऊपर जो ऑलरेडी वार्म वाटर निकल गया उसके साथ जब थोड़ा बहुत मिक्स होता है, तो यहाँ पे बहुत अच्छी फिशिंग होती है इस साल, ठीक है। फिशिंग इंडस्ट्री इसलिए यहाँ पे जो पेरू है, पेरू जो कंट्री है यहाँ पे, सॉरी, पेरू एंड चिली कंट्री, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की, इन पे ना बहुत अच्छी फिशिंग इंडस्ट्रीज डेवलप है, इसलिए क्योंकि नॉर्मल ईयर में ऑस्ट्रेलिया को जो चाहिए वो मिल जाता है, दैट इज अच्छी रेन, और इन लोगों को क्या चाहिए कि नीचे से अपवेलिंग होकर कोल्ड वाटर आए, न्यूट्रिएंट्स लेके आएगी, और उस न्यूट्रिएंट्स के लिए मछलियां आएंगी बहुत सारी, और हम लोग फिश कैच करेंगे, तो यहाँ पे बहुत अच्छी फिशिंग इंडस्ट्री डेवलप हो जाती है। तो नॉर्मल ईयर में दोनों खुश रहते हैं। और एक अब ये जो बारिश हो गई, ठीक है, हवा कूल हो गई, अब ये हवा क्या करेगी, वापस से जाके सबसाइड होने की कोशिश करेगी, तो ये सबसाइड होने के लिए वापस से ऊपर एटमॉस्फेयर लेवल से जाकर वापस यहाँ पे सबडक्ट होगी इसी पेरुवियन कोस्ट पे। ओके, और इसी को हम लोग कहते हैं वॉकर सर्कुलेशन। क्लियर है, समझ में आया? यहां से क्या हुआ था, वेस्टवर्ड ट्रेड विंड बिलो हो रही थी,
ठीक है, यहाँ पे पूरा पानी ले आएगी, यहाँ पे बारिश हो गई, ये सब ठंडा हो गया। उसके बाद जब पूरा पानी निकल गया, उसके बाद ये विंड वापस जाती है और ये वापस सबडक्ट होती है इसी पेरुवियन कोस्ट पर आके। ठीक है, तो ये वॉकर सेल का निर्माण करती है पूरी तरीके से। ठीक है, ये बात समझ में आई, ये हुई नॉर्मल ईयर की बात। अब एलनिनो ईयर में क्या होता है, एक सिंपल सी थिंग है कि ये जो ट्रेड विंड्स चल रही थी, ये ट्रेड विंड हो जाती है कमजोर, ये वीक पड़ गई। तो अब यहाँ पे जो वार्म वाटर पड़ा हुआ था वो पानी यहाँ आ ही नहीं पाता है, क्योंकि ये आ नहीं पाएगा। और उल्टा ये होता है कि यहाँ पे जो पानी था वो उल्टा यहाँ जाना शुरू हो जाता है। यानी कि आप बस इतना समझिए कि आपका जो वार्म पैसिफिक पूल था, जो पहले ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे बन रहा था क्योंकि वहां पे गर्म पानी इकट्ठा हो रहा था, अब ये वार्म पैसिफिक पूल यहीं पे बन जाएगा साउथ अमेरिकन, पेरुवियन और चिली की कोस्ट पे। ठीक है, तो यहां पर अब क्योंकि पूरा वार्म पूल यहां पर है, तो वार्म वाटर हल्का होगा, ठीक है, वेपर्स बनाएगा, राइज होगा, यहाँ पे क्लाउड बनेंगे और बारिश हो जाएगी पेरिबियन कोस्ट पे। ठीक, तो एल नीनो ईयर में क्या हो रहा है कि बारिश हो रही है यहाँ चिली अर्जेंटीना कोस्ट पे, जो कि वेट कर रहे थे फिशिंग के लिए। तो इस साल फिशिंग इंडस्ट्री को लॉस हो जाएगा बहुत बड़ा, क्योंकि यहाँ से वार्म वाटर गया नहीं, तो नीचे से अपवेलिंग हुई नहीं, न्यूट्रिएंट्स आई नहीं, फिश आई नहीं, तो फिशिंग को इस बार लॉस हुआ। राइट, और ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया में कंडीशन हो जाएंगी ड्रॉट की, क्योंकि वार्म वाटर यहाँ आया नहीं, क्लाउड्स बने नहीं, बारिश हुई नहीं। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका एल नीनो ईयर। समझ में आया? ठीक है, तो ये जो नॉर्मल ईयर था ना, वही जब और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है तो हम कह लेते हैं कि ये लानीना बन चुका है। ठीक है, लानीना का मतलब यहां पे अब ऑस्ट्रेलिया में से बारिश नहीं होगी, बल्कि फ्लड आएंगे, बहुत ज्यादा बारिश हो जाएगी इस बार। इसी को नॉर्मल ईयर की कंडीशन ही ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाती है, तो आपका बन जाता है लानीना ईयर। तो एल नीनो ला नीना समझ में आया। अब अगर ये समझ में आ गया ना, तो मोडोक की भी समझ में आ जाएगा। देखिए, एल नीनो में क्या हो रहा था कि ये पूरा जो आपका वार्म वाटर था, ठीक है, वार्म वाटर यहां इकट्ठा हो रहा था और बारिश कहां हो रही थी, आपकी पेरुवियन कोस्ट पे। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में क्या आ गए थे, ड्रॉट। ये एल नीनो कंडीशन में हो रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि ये जो वाटर यहां से वापस आना शुरू हुआ था ऑस्ट्रेलिया से, ये जो एल नीनो वाला मैंने आपसे कहा था कि वाटर रिवर्स आना शुरू हो जाता है एल नीनो ईयर में। अब ये जो रिवर्स वाटर है ना, ये पूरा पेरुवियन कोस्ट तक पहुंच नहीं पाता, ये बीच में ही रुक जाता है। ठीक है, तो यहां आपका जो वार्म पैसिफिक पूल बनना चाहिए, वार्म पैसिफिक पूल, ये इस बार ना वेस्टर्न पैसिफिक में बनेगा, ना ये ईस्टर्न पैसिफिक में बनेगा, ये बन जाएगा इस बार सेंट्रल पैसिफिक में। ठीक है, यानी कि दोनों कॉन्टिनेंट के बीच में बन गया सेंट्रल पैसिफिक में। इसी को, और यहां पे फिर वार्म पानी इकट्ठा हो गया, ऊपर जाएंगे, क्लाउड्स बनेंगे और बारिश यहीं हो जाएगी बीच में। तो ना इस बार बारिश का फायदा ऑस्ट्रेलिया को मिला, ना इस बार बारिश का फायदा पेरुवियन एंड चिली कंट्री को मिला। ठीक है, पूरा पानी कहां बरसा, सेंट्रल में, बिल्कुल एकदम बीच में। ओके, इसी को कहते हैं एल नीनो मोडोकी। क्लियर है? ला नीना की बात करें, यानी कि नॉर्मल कंडीशन की, तो नॉर्मल में ऑस्ट्रेलिया साइड पे अच्छी बारिश होनी चाहिए थी। ठीक है, इनके पास अच्छी फिशिंग होनी चाहिए थी। ओके, ये जो वेस्टर्न करंट थी, ये पूरा वार्म वाटर को ले जा रही थी ऑस्ट्रेलियन कोस्ट की तरफ। अब इसने क्या किया, ये वार्म वाटर को ले जा रही थी, बट हुआ ये कि जाते जाते बीच में ही कमजोर पड़ गई। ठीक है, और ये जो ऊपर से जो हवा आ रही थी, ठीक है, जो यहां जाके सबडक्ट होनी थी, ये बीच में ही सबडक्ट हो गई। ठीक है, तो अगेन ये पूरा जो बारिश वगैरह जो हो, सॉरी, ये जो सबडक्शन बीच में होना था, यानी कि फिशिंग इंडस्ट्री को जो फायदा होना था वो नहीं होगा, ये सबडक्शन बीच में हो जाएगा। और इस बार जो वार्म वाटर था वो यहां भी रहेगा, क्योंकि ये एयर यहीं सबडक्ट होना शुरू हो गई है, फिर दोनों इस तरफ मूव करेंगी, तो यहां भी वार्म पैसिफिक पूल बन जाएगा और यहां भी वार्म पैसिफिक पूल बन जाएगा और दोनों कॉन्टिनेंट पे बारिश हो जाएगी। जबकि इस कॉन्टिनेंट पे इन लोग को क्या चाहिए था, इन लोग को चाहिए था वार्म वाटर जाए, नीचे से अपवेलिंग हो, ताकि हमारी फिशिंग इंडस्ट्री को फायदा हो। ठीक है, तो ला नीना मोडोकी में क्या होता है, इनको नुकसान होता है इस कोस्ट पे फिशिंग का। लेकिन यहां पर ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे भी दिक्कत ये होती है कि बारिश थोड़ी ज्यादा हो जाती है, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा हो जाती है, फ्लड आ जाते हैं। राइट, तो ये बीच में अगेन यहां पर भी जो एयर सबडक्ट होनी थी, मतलब वॉकर सेल जो होता है ना, ब्रेक हो गया, वो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया। ठीक है, यहां भी यही हुआ, ये पूरा जाना था ऊपर, फिर राइज करना था, फिर सबडक्ट होना था। सिमिलरली यहाँ पे जाना था, ऊपर जाना था और सबडक्ट करना था। बट ये दोनों चीजें क्या हुई, ये बीच में ब्रेक हो गई। तो ये बीच में जो ब्रेक आ रहा है ना, और यहाँ पे सेंट्रल पैसिफिक में सबडक्शन हो जा रहा है, इसी को हम कहते हैं मोडोकी। क्लियर? अब देख लेते हैं इंडियन ओशन डायपोल। अब ऐसा नहीं है कि मैं इंडियन ओशन डायपोल आपको डेप्थ में नहीं समझा सकता, बट जितना क्वेश्चन सॉल्व करना है प्री में उसके लिए काफी, जब मेंस की बात आएगी, मेंस में अगर आएगा तब हम बात करेंगे, डिटेल में ही समझाऊंगा। देखिए, यहाँ पे क्या होता है, हमें पता है एक तो हमारी ट्रेड विंड चलती है ऊपर इस तरीके से, इस डायरेक्शन में, ठीक है, उसी के नीचे से वेस्टर्ली चलती है। राइट, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो वेस्टर्ली। अब ये वेस्टर्ली क्या करती है, इस पानी को, जो आपकी सोमालियन कोस्ट है अफ्रीका की, इस पानी को ले जाती है इस तरफ, ऑस्ट्रेलिया की तरफ। ठीक है, तो न्यूट्रल में तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक रहता है।
बट दिक्कत क्या होती है, न्यूट्रल में कोई दिक्कत नहीं होगी। जब सब कुछ नॉर्मल होगा तो आपकी जो बारिश है वो इधर होगी आपकी, ठीक है, ये जो हमारा आसियान कंट्रीज टाइप का एरिया है। ओके, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे ये करंट वीक पड़ने से होता ये, या सिंपल अगर याद रखना है, अगर नहीं समझने का स्ट्रेस लेना है तो बस इतना समझिए कि हमारा ये जो अरेबियन सी वाला एरिया है ये ज्यादा वार्म हो जाता है एज कंपेयर टू आपका बे ऑफ बंगाल वाला रीजन। ठीक है, ये ज्यादा वार्म हो जाएगा, ये थोड़ा सा कूल रहेगा कंपैरेटिवली। क्यों? क्योंकि करंट वीक पड़ गई थी तो वो इस वार्म वाटर को ऑस्ट्रेलियन कोस्ट तक पहुंचा नहीं पाई। अरे, तो वार्म वाटर यहीं बन गया, वार्म पैसिफिक पूल हमारा इस बार इंडिया के वेस्ट में, और कूल बन गया इंडिया के ईस्ट में। ठीक है, जब भी इधर का टेम्परेचर हाई होगा इधर का कम होगा तो उसको हम कहेंगे पॉजिटिव आईओडी। ठीक है, और ज्यादा बारिश हमें इधर देखने को मिलेगी वेस्टर्न इंडियन ओशन में। ठीक है? जबकि अगर उल्टा होगा कि वेस्टर्न वाले का टेम्परेचर कूल हो जाए और इधर वाले का टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाए, यानी कि ये जो वेस्टर्ली विंड्स थी अच्छी खासी स्ट्रांग थी, ये पानी को ले आई, गर्म पानी को इस तरफ। ठीक है, गर्म पानी ये लाइट होगा, इजिली चला जाएगा। राइट, तो ऐसे में क्या होगा, इसको हम कहेंगे नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल। और ज्यादा बारिश कहां देखने को मिलेगी, ये आसियान वाले रीजन में। ठीक है, यानी कि ईस्ट इंडियन ओशन में। ठीक है, ईस्टर्न इंडियन ओशन में ज्यादा बारिश मिलेगी नेगेटिव आईओडी में। और अगर अब भी समझ में ना आया तो सिंपल याद रखो। ओके, सिंपल याद रखो, हाई टेम्परेचर को मान लो ये हाई टेम्परेचर है वेस्ट में, ईस्ट में लो टेम्परेचर है तो पॉजिटिव। ठीक है, इधर इधर लो टेम्परेचर है वेस्ट में, ईस्ट में हाई टेम्परेचर है तो नेगेटिव। ठीक है, ये है इंडियन ओशन डाइपोल। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। एक और कंसेप्ट है एमजेओ, मीडियन जूलियन ऑसिलेशन। अब पहले तो एक बात समझिए कि यहाँ से ईस्टवर्ड मूवमेंट चलती रहती है, वो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम एंड और वो सब। ठीक है, ये सब आप पढ़ोगे अपनी एनसीईआरटी में, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम वगैरह फ्लो होती है। तो ये क्या करती है, वहां से ये जो आपकी एयर होती है ना पूरी, ये अलग अलग सेल्स में चलती है। ठीक है, एक सेल होगा, ठीक है, जहां पर एक लिम्ब एसेंड कर रहा होगा, दूसरा लिम्ब डिसेंड कर रहा होगा। राइट, उसी तरीके से आगे ये डिसेंड कर रहा है तो अगला वाला एसेंड कर रहा होगा। राइट, इस तरीके से चलता है ये कंपार्टमेंट्स में। राइट, अब दिक्कत ये है कि जब ये मूव कर रहा हो ना, तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जब सपोज करो कि जब ये लिम्ब इंडिया की तरफ आएगा, ठीक है, इंडिया पे, अब सपोज कि ये इंडिया पे आया। अब दिक्कत ये है कि अगर इंडिया में आते टाइम इसका राइजिंग लिम्ब इंडियन कॉन्टिनेंट के ऊपर रहा ना, तो हमारे यहाँ अच्छी बारिश हो जाएगी। तो ये ना एल नीनो को भी न्यूट्रलाइज कर देता है। एल नीनो है यार, बारिश नहीं होगी इंडिया में। लेकिन अगर एमजे ऑसिलेशन हुआ और उसमें हमारा जो राइजिंग लिम्ब है, राइजिंग लिम्ब क्या करेगा, ये गर्म हवा को ऊपर ले जाएगा और क्लाउड बनाएगा और बारिश कराएगा। अगर इस वक्त सपोज करो कि ये हमारा इंडियन कॉन्टिनेंट है, इस बार जब ये एमजीओ मूव कर रहा है तो ये राइजिंग लिम्ब इंडिया में आया है, तो ये एल नीनो को न्यूट्रलाइज कर देगा और हमारे यहाँ बारिश करवा देगा एल नीनो कंडीशन होने के बावजूद। बट सपोज करो कि हमारा इंडिया यहाँ है जहां पे इसका डिसेंडिंग लिम है, तो डिसेंडिंग लिम क्या करेगा, एयर को नीचे लाएगा। ठीक है, तो वो राइज करने नहीं देगा, क्लाउड बनेंगे नहीं। तो हम हमेशा ये चाहते हैं कि जब एमजे ऑसिलेशन आए तो उसका जो राइजिंग लिम हो वो इंडियन कॉन्टिनेंट के ऊपर रहे, ताकि इससे हमें बारिश अच्छी हो हमारी। ठीक है, यहां समझ सकते हो आप। देखिए, एनहांस कन्वेक्शन, ठीक है, अगर इसका राइजिंग लिम्ब होगा ना तो ये कन्वेक्शन, कन्वेक्शन होता क्या है, आपकी जो एयर है वो राइज करेगी नीचे से ऊपर की तरफ, ऊपर जाएगी, बादल बनाएगी, बारिश करेगी। तो अगर ये राइजिंग लिम्ब होगा, एमजी होगा, तो अच्छी बारिश करवाएगा हमारे यहाँ। और अगर वो हुआ डिसेंडिंग लिम्ब नीचे, तो फिर ये सप्रेस कर देगा कन्वेक्शन को, एयर को राइज नहीं करने देगा और हमारे यहाँ ड्रॉट की कंडीशन आएगी। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको एमजीओ? अगर नहीं आया हो तो कमेंट में बता देना, अगली बार दोबारा डिस्कस कर दिए। वैसे मैंने उसको सिंप्लीफाई कर दिया है। हम बस ये चाहते हैं हमेशा कि उसका जो राइजिंग लिम्ब है, जो अपवर्ड वाला ये ग्रीन वाला, ये हमारे कॉन्टिनेंट के ऊपर आए ताकि बारिश हो। ठीक है, अब ये आपका लक है कि कब आपकी कंट्री पे क्या आता है। ये अपवर्ड मोशन वाला जो है ना, ये ग्रीन लिम्ब, हम ये चाहते हैं ये इंडियन कॉन्टिनेंट के ऊपर रहे। ओके, अब ये था जो न्यूज़पेपर में आया था इन बिटवीन द लाइंस, इसको ध्यान से देख लो, क्योंकि जो ऊपर जो क्वेश्चन आया था ना, यूपीएससी ने सरप्राइज मारा था, किसी को नहीं पता था ये कहां से आया है। ओशन मीडियन टेम्परेचर, ओशन मीन टेम्परेचर, ठीक है, उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे हम। बाकी ओशियनिक नीनो इंडेक्स, इसको समझ लो अच्छे से। ठीक, एनसो है, ठीक है, ये यही जो हमने ऊपर समझा ना, एल नीनो ला नीना, जब दोनों चीज हो जाती है तो उसी को कहते हैं एनसो, सदर्न ऑसिलेशन, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। अब देखिए, एल नीनो को मेजर किया जाता है बाय टू इंडाइसेस। अब दोनों इंडाइसेस के नाम देखो, ओशियनिक नीनो इंडेक्स एंड सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स। ओके, पहले याद कर लो, दो इंडाइसेस से मेजर किया जाता है एनसो को, ओशियनिक नीनो इंडेक्स एंड सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स। नाउ, ओशियनिक नीनो इंडेक्स इज a प्राइमरी इंडिकेटर फॉर मॉनिटरिंग द ओशियन पार्ट ऑफ एनसो। यानी कि वॉकर सेल मैंने आपको बताया ना, ओशियन इधर से आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर ऊपर से जाके फिर दूसरी जगह पे सबड्यू हो रहा है। ठीक है, तो ये जो ओशियनिक वाला पार्ट है ना, इसको मॉनिटर करता है आपका ओशियनिक नीनो इंडेक्स, ये फर्स्ट वाला।
ठीक है, याद रखिएगा दिस ओशियनिक नीनो इंडेक्स, ओशियनिक नीनो इंडेक्स उसके नाम में ओशियन है, ओशियन पार्ट ऑफ एनसो को मॉनिटर करता है। ठीक है, और जो सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स है सेकंड वाला, सदर्न ऑसिलेशन मॉनिटर करता है एटमॉस्फेरिक पार्ट ऑफ एनसो को। ठीक है, ये ऊपर वाले को मॉनिटर करेगा। क्लियर है, याद रहेगा, बस यही अगर याद रख लिया तो आपका प्रीलिम्स में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओशियन वाला है तो ओशियनिक नीनो इंडेक्स उसको मॉनिटर करेगा, ऊपर वाला है तो सदर्न सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स मॉनिटर करेगा एटमॉस्फेरिक वाले पार्ट को। ठीक है, अब आपको जो याद रखना है वो ये कि इनकी वैल्यू क्या होगी। सी, अगर आपका ओशियन नीनो इंडेक्स, इसकी वैल्यू प्रिडिक्ट करती है कि इस साल एल नीनो आएगा या ला नीना आएगा। अब ये वैल्यू कैसे डिफाइन होगी, अगर आपका ओशियन नीनो इंडेक्स 5% या उससे ज्यादा है, 5% या उससे ज्यादा है, दैट मीन्स सरफेस वाटर इन द ईस्ट सेंट्रल पैसिफिक, यानी कि ये जो कॉन्टिनेंट था साउथ अमेरिका और ये ऑस्ट्रेलिया वाला कॉन्टिनेंट, तो ये जो आपका सेंट्रल ईस्ट वाला पैसिफिक ओशन है, ठीक है, सरफेस वाटर, यहाँ का सरफेस वाटर 0.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा हो चुका है, इसलिए एल नीनो की कंडीशन बनेगी। एल नीनो में हम यही कह रहे हैं ना कि जो वार्म पैसिफिक पूल बन रहा है हमारा, वो कहाँ बन रहा है, वो यहाँ बन जा रहा है इस कोस्ट पे, चिली और पेरू वाली सदर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट की कोस्ट पे। ठीक है, यहाँ पे वार्म वाटर इकट्ठा हो रहा है, तो अगर ओ एन आई की वैल्यू 5.5 या उससे ज्यादा हो गई इस एरिया में, सेंट्रल ईस्ट पैसिफिक ओशन में, यानी इनकी कोस्ट के पास, तो एल नीनो ईयर होगा। और अगर माइनस 0.5 या उससे कम हो गई इस ईस्ट में, ठीक है, हम दोनों केस में हम ईस्ट सेंट्रल का ही टेम्परेचर मॉनिटर कर रहे हैं, यहाँ पे अगर सरफेस वाटर का टेम्परेचर 0.5 डिग्री से कम हो गया, कूल हो गया एवरेज से, तो ला नीना की कंडीशन बनी। ओके, तो ये टॉपिक आपसे एग्जाम में आने के सबसे हाई चांसेस है, ओशियानिक नीनो इंडेक्स। ऑलराइट, तो ये सारे टॉपिक मैंने आपको एक ही दिन में कवर कर दिए हैं। और सॉरी, क्वेश्चंस देखने थे ना। ओके, आईओडी, ठीक है, आईओडी इंडियन मॉनसून को फोरकास्ट करने के लिए यूज किया जाता है, तो विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। आईओडी फेनोमेना इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिफरेंस इन सी सरफेस टेम्परेचर। ओके, यहां तक ठीक है, डिफरेंस इन सी सरफेस टेम्परेचर बिटवीन ट्रॉपिकल वेस्टर्न इंडियन ओशन, ऑब्वियसली सोमालिया कोस्ट वाला वेस्टर्न इंडियन ओशन, एंड ट्रॉपिकल ईस्टर्न पैसिफिक, नो, ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशियन, हमने देखा था ना अपना ईस्टर्न साइड वाला। राइट, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया गलत। सेकंड, आईओडी फेनोमेना कैन इन्फ्लुएंस द एल नीनो इंपैक्ट ऑन द मॉनसून। यस, अगर हमारा पॉजिटिव है तो एल नीनो को भी काउंटर कर देगा, ये एल नीनो होने के बाद भी हमारे अच्छी बारिश हो सकती है अगर पॉजिटिव है। पॉजिटिव यानी इधर का टेम्परेचर हाई है, इधर का टेम्परेचर कंपैरेटिवली कम है। ठीक है, ये हाई टेम्परेचर है, ये लो टेम्परेचर है, तब जाके पॉजिटिव आईओडी बनेगा, और ये इंडिया के लिए अच्छा है। तो सेकंड स्टेटमेंट इज राइट, सो ऑप्शन विल बी बी। ला नीना का क्वेश्चन है, हाउ ला नीना इज डिफरेंट फ्रॉम एल नीनो। ला नीना इज कैरेक्टराइज्ड बाय अनयूजुअल, अच्छा ये अब मैं आप पे छोड़ूंगा, ये आप अटेम्प्ट करके इसका आंसर दीजिए, क्योंकि मैंने अच्छे से समझा दिया ताकि मुझे भी पता चले कि आपको ये समझ में आया कि नहीं। ओके, ला नीना एल नीनो वाला डिफरेंस, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा अगर समझ में आया हो तो। नहीं आया हो तो बता देना यार, दोबारा कर लेंगे। ये 5-5 मिनट के टॉपिक्स हैं, इनमें आप आधे आधे घंटे, एक एक घंटे वेस्ट मत किया कीजिए यूट्यूब पे। यूट्यूब वालों का काम है, उन्हें वॉच आवर्स चाहिए आपसे, तो बस अच्छे अच्छे थंबनेल लगाकर आपको, चलिए हमारे साथ आधा घंटा सक्सेसफुली वेस्ट कीजिए। ओके, उस तरह की चीजें मत करना, मेंटल प्रेशर पड़ेगा एंड इजी प्रिपरेशन को भी टफ बना लोगे अपने लिए, फोबिया बैठ जाएगा फिर माइंड में कि बहुत टफ है। चलिए, यहाँ पे कुछ काम का तो नहीं है। आईएलओ की रिपोर्ट आई थी, आईएलओ और आईएचडी ने मिलकर दी थी, 2 आउट ऑफ एवरी 3 अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स आर यंग ग्रेजुएट। तो हमारे यहाँ क्वालिटी देख लीजिए एजुकेशन की, ग्रेजुएशन के बाद भी अगर जॉब नहीं मिल रही है, 2 आउट ऑफ 3 अनएम्प्लॉयड आर ग्रेजुएट्स। ओके, तो उसके बाद फिर किसको ब्लेम करें, क्वालिटी को ना। तो क्वालिटी कौन इंश्योर करता है, सरकार करती है। इतनी मशीनरी, इतना रेगुलेशन, सब कुछ होने के बाद भी आप इस तरह के फर्जी कॉलेज खोल रखे हैं आपने। क्योंकि यार दिक्कत ये है ना कि पॉलिटिशियंस का ही पैसा लगा हुआ है स्कूल कॉलेजेस में, ये एजुकेशन हब नहीं है, ये माफिया बन चुके हैं सब बड़े बड़े कॉलेज। आपके ब्रिज भूषण से, ओके, इनके 20 से ज्यादा कॉलेज हैं यूपी में। Perhaps graduates do not possess the requisite skill and required for the growing modern sector। ये सच है, स्किल्स नहीं है तो उसमें बच्चों का दोष नहीं है। आज अगर आप ओल्ड राजेंद्र नगर में देखेंगे, उनको वीडियो एडिटर चाहिए, ठीक है, उसके बाद उनको ग्राफिक्स डिजाइनर चाहिए, उनको वेब डिजाइनर चाहिए, बट नहीं है वो टैलेंट बच्चों में, तो उसमें बच्चों की गलती नहीं है। दिस नेसेसिटेट्स ए फोकस ऑन टीचिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। और देखिए एक बात और सच है कि आज जो मेजोरिटी कॉलेजेस हैं, आप टॉप के आईआईटी आईएम छोड़ दिए, मेजोरिटी जो कॉलेजेस हैं उनमें इंसान टीचिंग में जब आता है जब उसका प्लेसमेंट नहीं हो पाता कैंपस में। एटलीस्ट हमने तो अपने इंजीनियरिंग कॉलेजेस में यही देखा है। ऑलराइट, 12 स्टेट्स हैव अनएम्प्लॉयमेंट रेट लेस देन नेशनल एवरेज। ये तो सभी स्टेट्स में हालत खराब है यूथ की, बट यूथ को खैर मंदिर चाहिए तो मंदिर ही सही। ओके, यहाँ पे जो राशन शॉप है इनको बनाया जाए, कन्वर्ट किया जाएगा स्मॉल न्यूट्रिशन हब में। आफ्टर इलेक्शन 5.38 lakh फेयर प्राइस शॉप विल बी टर्न इनटू न्यूट्रिशन हब डाउन टू द विलेज लेवल। इससे इफेक्टिव मास कनेक्शन कर पाएंगे ये लोग।
पब्लिक के साथ। चाइना में अब इलेक्ट्रिक व्हीकल का एक्सपोर्ट बूम आया है, ओके, क्योंकि ऑब्वियसली बात है उसके यहाँ कॉस्ट कम आती है हर चीज को बनाने की। चाइनीज ऑटोमेकर्स एंड शिपर्स आर ऑर्डरिंग ए रिकॉर्ड नंबर ऑफ कार कैरिंग वेसल्स, ओके, मतलब ऐसी शिप ऑर्डर कर रहे हैं जो कार को कैरी करने के लिए यूज की जाती है टू सपोर्ट द बूम इन ईवी एक्सपोर्ट्स। चाइना इज वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट फ्लीट बाय 2028, ये बनाना चाहता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की फोर्थ लार्जेस्ट फ्लीट हमारे पास हो वर्ल्ड की। इसराइली वही कह रहा है अभी भी कि पहले हमारे होस्टेजेस को रिलीज कीजिए फिर बात करेंगे। इसराइल एक्सचेंज एक दूसरे को थ्रेट दे रहे हैं, इसराइल और ईरान, कि हम आप पे अटैक करेंगे। यूएन क्लाइमेट चीफ ने कहा है कि अब अगले 2 साल बहुत क्रूशियल हैं, अगर हमने इसको कंट्रोल नहीं किया 1.5 डिग्री के अंडर तो बहुत कैटेस्ट्रोफिक नतीजे सामने आएंगे। विद आइस ऑन चाइना, यूएस एंड जापान, इन लोगों ने न्यू सिक्योरिटी कोलैबोरेशन किया, ये करते रहते हैं यूएस, जापान और उसके साउथ साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया भी। Okay, that's it for this session. Thanks for joining. Have a great day and keep learning.